नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। इस लेक्चर में हम गैसों की द्रव में विलेयता के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने ठोसों की द्रव में विलेयता के बारे में पढ़ा था। जिन कैंडिडेट ने इस यूनिट के पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं, आप पिछले लेक्चर देखें और उसके बाद इस वीडियो तक पहुंचे। हम ले रहे हैं आज का टॉपिक गैसों की द्रव में विलेयता, यानी गैस द्रव विलायक में घुली हुई है। यहां पर अगर हम बात करें कि विलेय कौन है, तो यहां पर विलेय है गैस, और जो विलायक है जिसका काम है घोलना, वो है द्रव। जैसे अमोनिया का जल में विलयन, हाइड्रोक्लोरिक गैस का जल में विलयन। यहां पर गैस की द्रव में विलेयता को हम अवशोषण गुणांक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अवशोषण गुणांक, एक गैस द्रव में कितनी घुली हुई है, इसको अवशोषण गुणांक द्वारा दर्शाया जाता है। अवशोषण गुणांक क्या होता है? निश्चित ताप व दाब पर विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा उसका अवशोषण गुणांक कहलाता है। यानी जिस गैस का अवशोषण गुणांक अधिक है उसकी विलेयता अधिक है, और जिसका कम है उसकी विलेयता कम है। लिख देता हूं, स्थिरता व दाब पर विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा उसका अवशोषण गुणांक कहलाता है। यानी किसी गैस का अवशोषण गुणांक उस गैस की विलेयता के समानुपातिक होता है। जिस गैस का अवशोषण गुणांक अधिक है और उसकी विलेयता अधिक है, और जिस गैस का अवशोषण गुणांक कम है उसकी विलेयता कम है। अब आ रहे हैं हम अगले टॉपिक पर, वो है गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक में नंबर एक हम ले रहे हैं गैस की प्रकृति, अर्थात विलेय की प्रकृति। क्योंकि खुद विलेय इसमें घुल रहा है तो इसकी प्रकृति श्योरली विलेयता को प्रभावित करेगी। वह गैसें अधिक घुलती हैं जो नंबर एक विलायक से क्रिया कर ले, नंबर दो विलायक में आयनित हो जाए, और नंबर तीन आसानी से द्रवित हो जाए। अन्य गैसें कम घुलती हैं। तो इसमें वह गैसें अधिक
विलय होती हैं या घुलती हैं, सेम चीज है। विलय होती हैं जो नंबर एक विलायक से क्रिया कर ले। जैसे अमोनिया को NH3 फॉर्मूला है अमोनिया का, इसको यदि जल में घोला जाए H2O, तो ये जल से क्रिया करके यौगिक बना लेती है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यदि घुलेगी। नंबर दो, विलायक में आयनित हो जाए। जैसे हाइड्रोक्लोरिक गैस को यदि पानी में घोला जाए तो ये H+ और Cl- आयनों में आयनित हो जाती है, तो ये भी जल में अधिक घुलेगी। नंबर थर्ड, आसानी से द्रवीकृत हो जाए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आसानी से द्रव अवस्था में चली जाती है, इसीलिए यह अधिक घुलती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा अन्य गैसें कम घुलती है। इसमें ऑक्सीजन और जैसे नाइट्रोजन। ऑक्सीजन जल में अल्प विलय होती है, लेकिन ये जलीय जीवों के लिए आवश्यक होती है। जल में जीवन यापन करने वाले जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, लेकिन इसकी जल में विलेयता कम होती है। नंबर दो, जो प्रभावित करने वाला कारक है वो है विलायक की प्रकृति। जो द्रव विलायक है उसकी प्रकृति भी गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करेगी। ध्रुवीय प्रकृति की गैसें ध्रुवीय विलायक में अधिक घुलती हैं और अध्रुवीय प्रकृति की गैसें अध्रुवीय विलायक में अधिक घुलती है, क्योंकि समान विलायक समान प्रकृति के विलय को ही घोलता है। जैसे अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक गैस ध्रुवीय प्रकृति की होने के कारण जल में विलय होती है और बेंजीन में अल्प विलय होती है। तो इसमें मेंशन कर लेते हैं ध्रुवीय प्रकृति की गैसें ध्रुवीय विलायक में व अध्रुवीय प्रकृति की गैसें अध्रुवीय विलायक में अधिक विलय होती है। जैसे अमोनिया व HCl जल में विलय है, बेंजीन में जो बेंजीन क्या है अध्रुवीय विलायक में नहीं। तो नंबर दो फैक्टर हमने लिया कि अगर ध्रुवीय प्रकृति की गैसें हैं तो वे ध्रुवीय विलायक में घुलेगी, अध्रुवीय प्रकृति की गैसें हैं तो वे अध्रुवीय विलायक में घुलेगी। इसमें प्रभावित करने वाले कारक में नंबर थर्ड हम ले रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। जब किसी गैस को द्रव में घोला जाता है
तो गैस का द्रव में विलयन एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, अतः ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता घटती है। क्योंकि ताप बढ़ाने पर गैस में घुले हुए गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, परिणाम स्वरूप वे विलयन से बाहर गति करने लगते हैं। क्योंकि गैस के अणु विलयन से बाहर आने लगते हैं, इसीलिए विलेयता घटती है। तो यदि हम इन शॉर्ट कहें कि हमने किसी गैस को जो विलय है, मान लो इसको हमने जल में विलय किया है और ये क्या बन गया, गैस का विलयन, गैसीय विलयन। इसमें साथ में क्या निकलती है, ऊष्मा। तो इसका मतलब हो गया ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता घटती, क्योंकि गैस का द्रव में विलयन एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। इसमें आप मेंशन करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि ताप बढ़ाने पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, परिणाम स्वरूप वे विलयन से बाहर पारगमन करने लगते हैं। नंबर 4 इफेक्ट है, वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का प्रभाव। गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब का प्रभाव सकारात्मक होता है, अर्थात दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता बढ़ती है, क्योंकि दाब बढ़ाने पर इकाई आयतन में गैस के अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। तो मैं यहां नोट कर देता हूं, फिर इसको एक एक्सपेरिमेंट द्वारा हम एक्सप्लेन करेंगे। दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता बढ़ती है, क्योंकि इकाई आयतन में गैस के अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। इसको हम एक एक्सपेरिमेंट द्वारा समझते हैं। सपोज करो एक पात्र है जिसमें हमने गैस का विलयन लिया है। इसमें यहां लगा हुआ है पिस्टन, और यहां पर जो मैं लाइनें खींच रहा हूं, यहां तक गैस का विलयन है, अर्थात द्रव में गैस घुली हुई है। गैस के अणुओं को दिखाने के लिए मैं ब्लू रंग का पेन दिखा देता हूं। ये गैस के अणु इसमें द्रव में घुले हुए हैं और यहां पर केवल गैस के अणु हैं। इसको पॉइंट आउट कर देते हैं। ये क्या है, केवल गैस है। ये क्या है, गैस का विलयन। ये है पिस्टन। ये जो सिस्टम है जिसमें नीचे तो है गैस का विलयन, ऊपर है केवल गैस के कण।
यहाँ पर ये सिस्टम गतिक साम्य में है, अर्थात गैस के अणुओं का विलयन के अंदर की ओर जाने की दर और बाहर निकलने की दर क्या है, समान है। अब हम पिस्टन पर दाब डालते हैं। पिस्टन पर दाब डालकर हम मान लो पिस्टन को यहां ले आते हैं, और यहां ये गैस का विलयन है, इसमें गैस का घुले हुए हैं, हालांकि दिखाई नहीं देते, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसको शो कर रहा हूं। और ऊपर क्या है, गैस के कण। जैसे ही पिस्टन पर दाब डाला जाता है, इकाई आयतन में गैस के अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। यहाँ आयतन ज्यादा था, अब प्रेशर डालने पर आयतन कम हो गया, अर्थात गैस के अणुओं की संख्या इकाई आयतन में बढ़ गई। अब क्या होगा, ये सामने ए व्यवस्थित हो गया, क्योंकि इकाई आयतन में गैस के अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, इसीलिए गैस के अणुओं की विलयन के अंदर जाने की दर बढ़ जाती है। गैस के अणु विलयन में जाने लगते हैं, और ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक पुनः गतिक साम्य स्थापित नहीं हो जाए। यहां पर वापस समझा रहा हूं, पहले गैस का विलयन है और ये गैस के अणु है। ये जो सिस्टम है ये गतिक साम्य में है। सारी चीजें नोट करवाना संभव नहीं है, आप समझे। अर्थात गैस के अणुओं का गैस के विलयन में जाने की दर और बाहर निकलने की दर समान है। जैसे ही इस क्रिस्टल पर बाह्य दाब लगाया जाता है, अब इकाई आयतन में पहले आयतन इतना था, अब आयतन कम हो गया, अर्थात इकाई आयतन में गैस के अणुओं की संख्या बढ़ गई। सपोज करो पहले आयतन था 250 मिलीलीटर, अब हो गया 125 मिलीलीटर। गैस के अणु पहले 20 थे 200 ml में, अब गैस के अणु 20 है केवल 125 मिलीलीटर में, अर्थात इकाई आयतन में गैस के अणुओं की संख्या बढ़ गई है। अब गैस के अणु विलयन में गति करने लगते हैं, अर्थात द्रव में घुलने लगते हैं, और ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक पुनः साम्य स्थापित नहीं हो जाता, क्योंकि गैस के अधिक अणु विलयन में घुल रहे हैं, इसीलिए विलेयता बढ़ती है। तो दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता बढ़ती है, क्योंकि इकाई आयतन में गैस के अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप गैस के अणु अधिक मात्रा में द्रव में घुलने लगते हैं। जितनी अधिक गैस घुलेगी विलेयता उतनी ही अधिक होगी। अब हम थोड़ा समय यहां नोट कर देता हूं। दाब बढ़ाने पर ऊपर वाला लाइन वापस मेंशन कर रहा हूं, इकाई आयतन में गैस के अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। अतः गैस के अणु अणुओं की विलयन में घुलने की गति बढ़ जाती है, और ये तब तक चलेगा जब तक पुनः साम्य स्थापित नहीं हो जाता। इसी कारण से गैसों की द्रव में विलेयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। बहुत थोड़ा इरेज करते हैं। हम गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों की बात कर रहे थे। नंबर 4 दाब का प्रभाव हमने पढ़ लिया। इसी में हम मेंशन कर रहे हैं इस यूनिट का अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक हेनरी का नियम।
सबसे पहले सवाल आता है कि हेनरी का नियम हमें क्या बताता है। हेनरी का नियम गैस की विलेयता और दाब के मध्य मात्रात्मक संबंध बताता है, अर्थात गैस की विलेयता पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। हेनरी का नियम क्या कहता है? हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर घुली हुई गैस की मात्रा गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो नियम क्या कहता है? स्थिर टेम्परेचर फिक्स है, ताप पर घुली हुई गैस की मात्रा गैस के दाब के समानुपाती होती है। यानी घुली हुई गैस की मात्रा जो m है यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी गैस का दाब P के। यदि हम प्रोपोर्शनलिटी का मान घटाते हैं तो स्थिरांक आएगा K गुना P। यहां पर m क्या है? m है घुली हुई गैस की मात्रा, K क्या है? कांस्टेंट, P क्या है? प्रेशर ऑफ गैस, गैस का दाब। तो हेनरी का नियम हमें ये बताता है कि यदि हम गैस का दाब बढ़ाएंगे तो गैस की विलेयता बढ़ेगी। यदि हम गैस की विलेयता को मोल विंस या मोल अंश में व्यक्त करें तब हेनरी का नियम हो जाएगा वाष्प प्रावस्था में किसी गैस का आंशिक दाब उसकी मोल विन के समानुपाती होता है। तो मैं मेंशन कर देता हूं, यदि गैस की विलेयता यानी घुली हुई गैस की मात्रा जो है को मोल भिन्न, मोल अंश भी कहते हैं, में व्यक्त करें तो इस कंडीशन में हेनरी का नियम क्या हो जाएगा? किसी गैस का वाष्प प्रावस्था में वेपर फेज में आंशिक दाब P गैस की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ये हेनरी का नियम तब लागू होगा जब हम गैस की विलेयता को मोल भिन्न में या मोल अंश में व्यक्त करें। तो देखो गैस का जो आंशिक दाब P है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा गैस की मोल भिन्न X गैस। यहां पर जब हम समानुपाती का मान घटाएंगे तो स्थिरांक आएगा P इक्वल टू के एच इंटू एच ऑफ गैस। ये भी एक इक्वेशन बन गई अपने, और ये भी एक इक्वेशन है, दो इक्वेशन आ गई। यहां पर P क्या है? गैस का आंशिक दाब। के एच क्या है? हेनरी ने इतना काम किया है तो बेचारे का नाम लिख देते हैं, हेनरी स्थिरांक। एक्स गैस क्या है? गैस की मोल में। अब यदि मैं एक्स गैस को यही रहने दूं, के एच को नीचे लेके आऊं तो क्या हो जाएगा? एक्स गैस
इक्वल टू प्रेशर चला जाएगा ऊपर, के एच आ जाएगा नीचे। देखो एक्स गैस यानी गैस की मोलविन हेनरी स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती है। गैस की मोलविन कब अधिक होगी? जब गैस की विलेयता अधिक होगी, क्योंकि अब गैस की मोल जो विलेयता है उसको हम मोलविन में व्यक्त कर रहे हैं। इसका मतलब गैस की मोलविन अधिक तो गैस की विलेयता अधिक। तो गैस की मोलविन हेनरी स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब जिन गैसों के हेनरी स्थिरांक का मान अधिक होता है उन गैसों की विलेयता कम होती है। तो सीधा सा समझ आ गया, गैस की विलेयता इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हेनरी कांस्टेंट। जिस गैस के हेनरी स्थिरांक का मान अधिक है उसकी विलेयता कम होगी, और जिस गैस के हेनरी स्थिरांक का मान कम है उसकी विलेयता अधिक होगी। विलेयता अधिक कब होगी? जब हेनरी स्थिरांक का मान कम होगा। विलेयता कब कम होगी? जब हेनरी स्थिरांक का मान अधिक होगा। अब यदि इस समीकरण की सहायता से हम गैस के आंशिक दाब और मोल भिन्न में ग्राफ खींचे, यहां हम ले रहे हैं मोल भिन्न, मोल अंश, और यहां हम ले रहे हैं आंशिक दाब। ये आंशिक भी बड़ा अजीब नाम है, बिंदी नहीं लगाओ तो आंशिक बना देती है, बिंदी लगाओ, आंशिक दाब। ये y है, ये x है, और ये क्या है l। एक दूसरे के समानुपाती हैं तो ग्राफ रहेगा बढ़ता हुआ, और ग्राफ का जो ढाल है, स्लोप है, वो हेनरी स्थिरांक के बराबर होगा। ये हमने बात की हेनरी के नियम की। अब सवाल आता है कि हेनरी के नियम के क्या अनुप्रयोग हैं। तो हम यहां पर हेडिंग लगाते हैं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। नंबर फर्स्ट, सोडा वाटर हर कोई पीता है। देखते होंगे ठेलों पर या कई दुकानों पर सोडा वाटर का प्लांट लगा होता है। उस ठेले वाला क्या करता है, उसके पास कई बार पुराने टाइम में कांच की बोतलें होती थी, उनके अंदर जाने की जो छेद था वो बहुत छोटा होता था, और वो उन कांच की जो बोतल होती है उसको घुमा घुमा कर उसका प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा देता था। फिर क्या करता है, वॉल को खोलता है। वॉल यानी सिलेंडर होता है उसके पास, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। अब वो वॉल को जैसे ही खोलेगा तो क्योंकि बोतलों का दाब अधिक है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उच्च दाब पर अंदर जाएगी और अधिक से अधिक घुलेगी और सोडा वाटर तैयार हो जाता है। जब भी आपका सोडा वाटर पीने का मन हो या पीने जाए तब आप जरूर इस बार ध्यानपूर्वक देखना कि वो किस प्रकार प्रेशर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में डाल रहा है। सेकंड, जो कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं, शीतल पेय जिनको हिंदी में बोला जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स में लिम्का, पेप्सी, स्प्राइट्स ये आप पीते हैं, इनमें भी उच्च दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है। क्योंकि हमें पता है कि यदि किसी गैस की विलेयता को बढ़ाना है तो हमें दाब अधिक रखना पड़ेगा। तो पहला एप्लीकेशन हो गया सोडा वाटर। वे शीतल पेय पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। मैं लिख देता हूं, सोडा वाटर पीते ही मजा आ जाता है, नाम से मजा आ गया, सोडा वाटर व शीतल पेय कोल्ड ड्रिंक्स पदार्थ कहां गया, शीतल पेय, ठीक है पदार्थ अलग है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की विलेयता बढ़ाने के लिए जो बोतल्स होती हैं, बोतलों को हाई प्रेशर पर क्लोज किया जाता है। नंबर 2 एप्लीकेशन है, उसका नाम है एनॉक्सिया।
इसको मैं याद करने के लिए ऐसे ध्यान रखता हूं, अनऑक्सिया यानी जहां पर ऑक्सीजन कम है। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, चाहे हम पहाड़ों की बात करें या उन एरियाज की बात करें जहां हाइट अधिक होती है, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों में गैस का दाब कम होता है। इसीलिए अधिक ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों के रक्त व ऊतकों में ऑक्सीजन की विलेयता कम होती है। अब जाहिर सी बात है, जैसे जैसे हाइट ऊपर बढ़ रहे हैं गैस का दाब कम हो रहा है, और जब गैस का दाब कम होगा तो रक्त में ऑक्सीजन की विलेयता भी कम होगी, क्योंकि दाब कम तो विलेयता कम। तो अधिक ऊंचाई वाले स्थानों में रहने वाले व्यक्तियों या पर्वतारोही जो पर्वत पर चढ़ते हैं, उनके रक्त में ऑक्सीजन की विलेयता कम होती है। परिणाम स्वरूप वे स्पष्टतया सोच नहीं पाते। इस कंडीशन को एनोक्सिया कहते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं, अधिक ऊंचाई वाले, या ठीक है इसको ऐसे कर लो, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर गैस का कहते हैं दाब कम होता है। अतः पर्वतारोही, हिल क्लाइंबर्स जो होते हैं, वे ऊंचे स्थानों पर रहने वाले व्यक्तियों के रक्त में, ऊतकों में, टिश्यूज में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होने के कारण वह, अब क्योंकि सांद्रता कम है तो सोचने की क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा, वह स्पष्टतया क्लियरली सोच नहीं पाते। ये मेडिकल कंडीशन है, इसे एनोक्सिया कहते हैं। नंबर थर्ड जो एप्लीकेशन है वो है बैंड्स। देखो, कई बार आपने टीवी में भी देखा होगा, जो नेशनल ज्योग्राफी चैनल देखते हैं, या कई पिक्चरों में आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति है जो अपने पीठ पर एक सिलेंडर लगाता है, मास्क पहने रखा है, कांच सॉरी चश्मा लगाया हुआ है ताकि आंखों के अंदर पानी नहीं घुसे, और पैरों में भी जैसे मछलियों के पीछे के पर होते हैं वैसे पंख लगाए हुए होते हैं, और वो तेजी से अंदर छलांग लगा देता है। उसको हम बोलते हैं स्कूबा डाइवर्स, यानी समुद्री गोताखोर। जब समुद्री गोताखोर समुद्र में गोता लगाता है तो उसे उच्च दाब वाली वायु से श्वास लेना पड़ता है। उसके पीछे जो सिलेंडर है, इसमें दो गैसें हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। उसको अधिक दाब वाली वायु से श्वास लेना पड़ता है, क्योंकि जो इंसान है वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग नहीं कर पाता। अब क्योंकि उसको उच्च दाब वाली वायु से श्वास लेना पड़ता है, तो रक्त में दाब अधिक होने के कारण ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की विलेयता बढ़ जाती है। जब वह सतह पर आता है, समुद्र में कई बार जो अपना काम है वो होने के बाद जब वो सतह पर आता है, तो अधिक मात्रा में घुली हुई नाइट्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में रक्त से बाहर आती है, जिसके कारण अत्यधिक पीड़ा होती है, जो जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसे बैंड्स कहते हैं। बैंड्स से राहत पाने के लिए ऑक्सीजन नाइट्रोजन के सिलेंडर में अल्प मात्रा में
हीलियम गैस भर दी जाती है, क्योंकि हीलियम गैस रक्त में नाइट्रोजन की विलेयता को कम कर देती है, परिणाम स्वरूप पीड़ा या दर्द नहीं होता है। तो इसको मैं मेंशन कर देता हूं। समुद्री गोताखोर को हाई प्रेशर वाली एयर से श्वास लेना पड़ता है। जिससे रक्त में ऑक्सीजन व नाइट्रोजन की विलेयता बढ़ जाती है। जब वह सतह पर आता है तो घुली हुई नाइट्रोजन बबल की फॉर्म में बुलबुले के रूप में बाहर आती है। बुलबुला रे बुलबुला मुझको बाहों में सुला, वैसे बुलबुले बाहर आती है, जिससे दर्द या पीड़ा आती है। किसी को बुलबुला बनाओगे तो दर्द और पीड़ा तो होगी। इसे बैंक्स कहते हैं। जब वो बाहर आएगा तो नसों में घुली हुई जो नाइट्रोजन गैस है ये बबल की फॉर्म में बाहर आएगी, और जब बबल्स बनेंगे तो दर्द होगा। कई बार अगर ज्यादा देर तक समुद्र में रह गया तो बबल्स ज्यादा बाहर आएंगे और व्यक्ति की जान भी जा सकती है। अब क्या करेंगे, इससे राहत तो पानी है, राहत पाने के लिए बुलबुले को भूल जाओ, ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन के सिलेंडर में हीलियम गैस भरी जाती है। हीलियम क्या करेगी, रक्त में नाइट्रोजन गैस की विलेयता को कम कर देगी। हीलियम से याद आया, अभी हमने पढ़ा था कि गैसों की द्रव में विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है, लेकिन दो गैसें ऐसी हैं जिनकी द्रव में विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती हैं। एक है हाइड्रोजन, एक है हीलियम। ये आप जरूर याद रखें। अब हेनरी के नियम के एप्लीकेशन के बाद हम लिखते हैं इसकी लिमिटेशन, सीमा, कब हेनरी का नियम लागू नहीं होता है। यदि हम ओवरऑल गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों को देखें तो गैसों की विलेयता ताप घटाने पर और दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। तो पहली सीमा यह है कि ताप बहुत कम और दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। सेकंड, गैस की द्रव में विलेयता अधिक नहीं होनी चाहिए। थर्ड, गैस की गैसीय अवस्था व द्रव अवस्था में जब वो घुल रही है आणविकता समान होनी चाहिए। थर्ड, NH3 व HCl गैस बेंजीन में विलय नहीं होती है, इसीलिए NH3 व HCl की बेंजीन में विलेयता पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता। NH3 व HCl गैसें जल में अधिक विलय हो जाती हैं, इसीलिए इनकी विलेयता पर भी हेनरी का नियम लागू नहीं होता। तो सीमाओं में नंबर 1, ताप बहुत कम व दाब बहुत अधिक।
नहीं होना चाहिए। सेकंड, गैस की जिस विलायक में बोल रहे हैं विलायक में विलेयता अधिक नहीं होनी चाहिए, फिर हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। विलेयता अधिक नहीं होनी चाहिए। गैस की गैस ये विलयन में अवस्था कर लेते हैं, आणविकता बदलनी नहीं चाहिए, आणविकता समान होनी चाहिए। नंबर 4 लास्ट है NH3 HCl की बेंजीन में मिलेगा, वह जल में मिलेगा। पर हेनरीज लॉ लागू नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि NH3 और HCl बेंजीन में विलय नहीं होती, इसीलिए लागू नहीं होता। और NH3 और HCl जल में अत्यधिक विलय हो जाती हैं। NH3 जल से क्रिया कर लेती है, HCl इसमें आयनित हो जाती है, इसीलिए दोनों कंडीशन में हेनरी का नियम लागू नहीं होता। तो यहां पर हमने गैसों की द्रव में विलेयता, गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, हेनरी का नियम, हेनरी के नियम के एप्लीकेशंस और लिमिटेशन के बारे में डिटेल से पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम द्रवों की द्रव में विलेयता व आंशिक दाब के बारे में पढ़ेंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।